सभी हमारे भारतीय पशु चिकित्सक महासंघ के माननीय डॉक्टर कादयान जी, निशान जी, सारे कृषि जागरण के टीम के सदस्यगण, हमारे बंधुजन और सभी कार्यकर्तागण, सभी पशु चिकित्सक इस समय दोराहे पर जैसे खड़े। अभी आने वाला समय हमारे लिए काफ़ी चुनौतियों का, और इसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम सोचेंगे, जो कृषि प्रधान सदैव रहा है और इस समय 1.5 महीने जैसे सारी दुनिया थम गई, बहुत कुछ सोचने को सब मजबूर हो गए, तो सब लोगों से थोड़ा आग्रह रहेगा, हम लोगों का चिंतन भारतीय परिवेश में ऋषि सानिध्य में, क्योंकि इस देश को पुण्यभूमि, धर्मभूमि और उसमें गोवंश को कामधेनु, गोमाता, गोधन बहुत सारे विशेषणों से नवाजा गया। इसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक कारण थे। अब जब ये भीषण संकट आया है तो कुल मिला के सारी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो काल बाह्य हो रही थी या लोगों को थोड़ा कहीं भ्रम हो रहा था, जैसे रासायनिक खेती बहुत ज़ोर शोर से आगे बढ़ाई गई, विदेशी चिकित्सा पद्धति जिसको एलोपैथी अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति बोलते हैं, विदेशी नस्लें जर्सी, होल्स्टीन, फ्रीजियन, ये सब कोई शाश्वत विकास के या शाश्वत चिंतन के विषय नहीं थे। बहुत कम समय में ही, क्योंकि रासायनिक खेती के विषय में मंगला राय, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे, लगभग आज के 18-19 वर्ष पहले उन्होंने बता दिया कि रासायनिक खेती से केवल मनुष्य नहीं, पशु, पक्षी, प्राणी, वनस्पति, सबका जनजीवन का अस्तित्व खतरे में आ गया है। इस चीज़ को अब सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और हमारे शास्त्र जो वेद, पुराण, उपनिषद से निकल कृषि, पाराशर, वृक्ष, आयुर्वेद, चरक संहिता, सुश्रुत, वाग्भट, अश्व संहिता या अन्य बहुत सारी पशु संहिताएँ, ये भारत की देन पूरी दुनिया को रही है। इसमें शाश्वत ज्ञान छिपा हुआ है। मैं जिस केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, जो देवलापार ग्राम में और नागपुर में इसका मुख्यालय है, पिछले 25 वर्षों से भारतीय देशी गोवंश की उपयोगिता पर सघन अनुसंधान कार्य, 3 मुख्य विषय हैं जिस पर लोगों को गुमराह या भ्रमित किया गया। दूध का हवा खड़ा करके विदेशी गोवंश यहाँ लाया गया, उसकी कुछ समस्याएं, और आज तो बहुत विकराल समस्याएं सामने आ रही, जिसका हम चर्चा में पूरा विषय लेंगे। कृषि में ये बताया गया गोबर गौमूत्र से खेती होगी क्या, ये तो उत्पादन नहीं होगा या उत्पादकता घट जाएगी, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। और भारतीय चिकित्सा में आयुर्वेद हो या पंचगव्य आयुर्वेद हो, गोबर गौमूत्र, दूध, दही, घी, छाछ, इनके क्या आयुर्वेदिक गुणधर्म हैं, इन सबको गौण समझा गया। तो फिर से इस पर चिंतन करने की आज पूरा विश्व, एक छोटे से वायरस का जो विषाणु का प्रकोप चल रहा है, सारा विश्व, सारी गतिविधि थम गई है और बहुत तरह तरह की बातचीत आ रही है। कभी वैक्सीन की बात कर रहे हैं, कभी कोई प्लाज्मा थेरेपी की बात कर रहे हैं। इन सब में कोई राह नहीं दिख रही। और आने वाला समय यदि हमारे जीवन को ठीक चलाना है तो हमारे विशेषज्ञों ने बहुत साल पहले हमने कुछ कार्यक्रम किए थे, विश्व मंगल यात्रा, थारपारकर, ओंगोल, कांकरेज, इनकी आयु 25 वर्ष सामान्यता रहती है। विदेशी गोवंश जो विदेश से आई हैं, इनको 70-80 साल से मांसाहार खिला रहे तो मैड का रोग हुआ, इनको ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस दिए गए तो उनका दूध कैंसर कारक हुआ, ऑक्सीटोसिन दिया तो प्रीमेच्योर मैच्योरिटी, कई समस्याएं। और आगे जाके एक पुस्तक में डेविल इन द मिल्क में लिखना पड़ा कि भारतीय देशी गाय में A2 प्रोटीन है, ऑटिज्म, हृदय रोग, कैंसर आदि को रोकता है, और विदेशी गाय में A1 एवं मिल्किंग या ड्राई कैटल, ऐसा नाम दे दिया। अब इस पर भी बहुत सारा विस्तार से कार्य हम कर रहे हैं। तो खेती की शुरुआत वहाँ से होती है जिसमें हमने बोला गोमय वस्ते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का वास है, गोमूत्र वस्ते गंगा है, गोमूत्र बड़ा पवित्र है। गंगा यानी केवल उसको कोई धार्मिक विषय नहीं, लेकिन गोमूत्र अपने आप में बहुत विशेष गुणधर्म वाला है।
तो बिना दूध का गोवंश गोबर गोमूत्र आजीवन दे रहा है, वो बहुत महत्व का है। आज देश में लाखों किसान बिना दूध का गोवंश पालन करने लगे हैं, फिर से ले रहे हैं। और इनके गोबर से हमने केंचुआ खाद बनाई, वर्मी कंपोस्ट, गोमूत्र नीम से कीट नियंत्रक बनाया, गोबर गोमूत्र गुड़ से अमृत पानी बनाया। और अभी हमारे गोपाल जी सुतारिया जो बंसीगिर गौशाला कर्नावती में हैं, उन्होंने गो अमृतम एक बहुत अच्छा बैक्टीरिया, उसका एक विशेष घोल जो बड़ा क्रांतिकारी साबित हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काम, जैविक खेती है जिसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, गोवंश आधारित शाश्वत टिकाऊ खेती, इसको अमल में लाना। और इस पर अब हज़ारों गांव परिवर्तित हो गए हैं जो लगभग न के बराबर रसायन, वो यूरिया, फास्फेट, डीएपी, कीटनाशक कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे और बहुत प्रगति कर रहे हैं। कुछ गांवों की ये स्थिति है कि 2-2, 3-3 करोड़ के रासायनिक खाद कीटनाशक आ रहे थे, वो सब बंद हो गए। तो किसानों को पहला हमारा आग्रह रहेगा, इन चीज़ों को अब दकियानुसी या घर की मुर्गी दाल बराबर हम जो सोच रहे थे, ये बंद करना है। ये सारी चीज़ों को आपको समझना है, इनका विश्वास। और आज तो बहुत सारी ये चीज़ें, जैसे आज हम बातचीत कर रहे हैं सब घरों में, लेकिन घर तक संदेश जा रहा है, तो आपको स्पष्ट जानकारी, स्पष्ट ज्ञान, क्योंकि आज ये सब जो बहुत सारा सोशल मीडिया, बहुत सारी चीज़ें, इसमें भी की बातें या गुमराह करने वाली बातें इसमें भी कुछ चलती हैं। तो इसमें सब लोगों ने ध्यान देना है कि इसके अंदर हमको स्पष्ट जानकारी, स्पष्ट ज्ञान और कहाँ पर विशेष कार्य चल रहे हैं, इसका अनुभव जब लेंगे तो किसानों को बहुत बड़े प्रमाण में विश्वास होता जाएगा। हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है कि प्रशिक्षण के केंद्र बढ़ाए जाएं। देश में अभी हमारा अक्षय कृषि परिवार, मनोज जी सोलंकी उसके अध्यक्ष है, कच्छ में उसका प्रशिक्षण केंद्र, अजीत रवि केलकर हमारे इंदौर में कृषि का विशेष कार्य, जो दोनों एमएससी हैं। ऐसी बड़ी टीम देश भर में गोवंश आधारित खेती की, गोसेवा परिवार बंगाल के 350-400 गाँव में, पूज्य प्रज्ञानंद जी के माध्यम से उड़ीसा में, अडानी फाउंडेशन के माध्यम से हम तिरोड़ा, गोड्डा, अलग अलग स्थानों पर बजाज फाउंडेशन से लेकर गोवंश आधारित खेती को अब लाखों किसान, हज़ारों गांव में, एकल विद्यालय हमारा इसमें अग्रणी भूमिका है, भारतीय किसान संघ और अन्य हमारे ग्राम विकास से लेकर गोसेवा परिवार की, गोसेवा की गतिविधि की टीम, गोरक्षा की टीम, ये सब, चूँकि गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र विश्व हिंदू परिषद का केंद्र है, लेकिन इसमें गायत्री परिवार, आर्ट ऑफ लिविंग, इस्कॉन, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, बहुत तरह तरह के संगठन इसमें साथ में कार्य कर रहे हैं। तो पहला काम, क्योंकि हम सामान्य भाषा में बोलते हैं अन्नदाता सुखी भव, पिछले 60-70 वर्षों के अनुभव में ध्यान में आया, और ख़ास करके पिछले 20 वर्षों में यदि देखा जाए तो लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा किसानों की आत्महत्याएँ, 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों ने खेती छोड़ना, और लगभग आधे जिलों का जल संकट से जूझना, डार्क जोन में जाना, ये भीषण स्थितियों का संकेत दे रहे हैं। अतः आप सबसे पहली करबद्ध प्रार्थना है कि जितने किसान सीधे हैं, किसान व्यवस्था से जुड़े, क्योंकि हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान हमारी पहली आवश्यकता है। तो हम जो कृषि सीधे नहीं कर रहे लेकिन कृषि करवा रहे हैं, या हम कहीं कृषि की व्यवस्था से जुड़े हैं, तो हम लोगों को पूर्ण रूप से कृषि पर, किसान पर समर्पित होकर किसान को जीने का अधिकार और उसकी आय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, किसान की आय 2 गुना करना है, तो बिना जैविक खेती के, बिना गोवंश आधारित और देशी गोवंश आधारित खेती के कभी 2 गुना नहीं हो सकती। और हम लोग तो आपको बता सकते हैं कि किसानों की आय 4-5 गुना कर रहे हैं। ये सब परिणाम देश में बहुत जगह चल रहे हैं। मैं कुछ चित्र आपको सामने रख रहा हूँ जिसमें ये सब परिणाम आप देख सकते हैं। ये पूना के आसपास का है, जहाँ पर किसान का खर्च 50-60-80 गुना तक भी कम हो रहा है। ये सब वहाँ पर गो विज्ञान संशोधन संस्था, वहाँ की कम्युनिस्ट इंडिया, ये गोसेवा परिवार का है, बंगाल के 400 गाँव में गो आधारित सारे ग्राम विकास के कार्य, तो ये मूर्त रूप ले रहे हैं। तो ये सारे कार्य काल्पनिक नहीं है। इन कार्यों से, इसको बताया हमने गोबर गोमूत्र से क्रांति, और ये कार्य नीचे घर घर तक ले जाएंगे, क्योंकि आने वाला समय निश्चित रूप से, जब 2 महीने इतने कल कारखाने बंद हो गए तो उनको चालू करना, लाखों नहीं, लगभग 1-8 करोड़ के आसपास हमारे श्रमिक अपने गांव में पहुंच गए, क्योंकि इतने बड़े बड़े महानगरों में थे, इतने जिलों में वो थे, वो सब पलायन करके अपने अपने गांव में चले गए। उसमें से कितने फिर से आएंगे, कितने उद्योग ठीक शुरू होंगे, वो आज नहीं बता सकते। ऐसी स्थिति में यदि हम पुनः हमारी शाश्वत उज्ज्वल परंपरा को अपना लें तो भारत फिर से सुजलाम सुफलाम, सोने की चिड़िया, ये होने में देर नहीं लगेगी। हम बोलते थे कि मेरे देश की धरती सोना उगल, अभी तो हम बोल सकते हैं कि वो आग उगल रही।
आज जो स्थितियाँ आप देख रहे हैं, हम लोग इस समय मई में बात कर रहे, हम लोग नागपुर के केंद्र में, और पूरे देश में आप देख रहे हैं कभी ओले पड़ रहे, कभी बारिश हो रही है। तो ये जो पर्यावरण बदलाव, जिसको क्लाइमेट चेंज बोला है, पश्चिम वाले बहुत बड़ी बड़ी समिट करते हैं, उन्होंने बताया सेव लाइव स्टॉक ब्रीड्स टू फीड ए वार्मर वर्ल्ड। जुड़ित करके इस अमेरिका की बहन जी ने लिखी काउ सेव द प्लेनेट, गाय सृष्टि को बचाएगी। तो ये सारे संदेश पश्चिम से आ रहे हैं, लेकिन हमारे देशवासियों को हमको जगाना पड़ेगा। हमारे देशवासी करोड़ों की संख्या में घर में हैं। अब थोड़ा हमको समाज के लिए, हमारे किसान बंधु भगिनी माताओं के लिए सोचना पड़ेगा, उनके लिए कार्य करना पड़ेगा, और इसमें निस्वार्थ, निष्काम और निष्कपट भाव से कार्य करना पड़ेगा। बहुत सारी बाजार केंद्रित या कंपनी केंद्रित, या जिसको हम सीधा बोल सकते लूट खसोट की व्यवस्था जो चल रही थी, ये बंद करनी पड़ेगी। किसान चला जा रहा था, हमने बहुत एक प्रकार से भारत की भाषा में हम पाप, या जिसको बोलेंगे हम कुछ गलत कार्य में थे, व्यवस्था इस तरह से बनी हुई थी। तो शासन के अधिकारी और समाज की, हमारी स्वयंसेवी संस्थाओं से लेकर सारे प्रबुद्धजन ये चिंतन करें, और इस तरह के कार्य देश भर में हम पूरा प्रयास करें कि इसकी संदर्शिका, डायरेक्टरी कहाँ कहाँ पर कितने श्रेष्ठ कार्य हो रहे हैं, इसका पूरा लेखा जोखा, कितना उत्पादन बढ़ रहा है, कितनी गुणवत्ता ठीक हो रही है। जैसे उदाहरण के लिए पश्चिम से जेनेटिकली मॉडिफाइड, जैसे मोन्सेंटो, सिंजेंटा, इन्होंने पहले बीटी कॉटन लाया, तो ध्यान में आया कि उसके अपशिष्ट से, गोवंश से लेके कई मवेशी मरने लगे। किसानों की आत्महत्याएं बढ़ गई। यवतमाल में लगभग 2.5 वर्ष पहले महाराष्ट्र की सरकार इतनी परेशान हो गई कि उस पर बंदी लानी पड़ेगी। तो हमारे देशी बीज की गुणवत्ता, हमारे देशी गोवंश की गुणवत्ता और हमारी देशी पद्धति, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से अपनानी पड़ेगी। ये समय की मांग है, ये बहुत आवश्यक है कि हम हमारे कृषि को और इसको पूरी तरह से पुनर्रचना में, और इसके बहुत आदर्श किसानों के नमूने, और इसका आपस में जानकारी का आदान प्रदान, क्योंकि किसान का आत्मविश्वास हमको खड़ा करना पड़ेगा। इस तरह के काम, जैसे हमारे इंदौर के पास दिलीप सिंह तो हमारे अच्छे किसान हैं, उन्होंने 4 एकड़ में तालाब बनाया, क्योंकि वहाँ एक फसल लेना मुश्किल था। आज उस आसपास में, इंदौर के पास में है, लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में 20-25 गाँव के अंदर 1,500 से ज़्यादा तालाब बन गए होंगे, 3 फसल लेने लगे। यही काम नानाजी के माध्यम से चित्रकूट के आसपास हुआ। तो ऐसे काम, क्योंकि हमारे जल संधारण की क्षमता, आज जो हम डार्क जोन में जा रहे हैं, तो पुनः पानी को बहाल करना है। हमारे कुएं, बावड़ी, पोखर, ये सब व्यवस्थाएं जो थी, ये शाश्वत थी, ये टिकाऊ थी। सरकार केंद्रित बहुत सारे काम अब नहीं चल पाएंगे। सरकारों के खजाने खाली हो रहे हैं। अभी इस समय ध्यान में आ रहा है कि सरकारें देख रहे हैं कि कौन से फंड में क्या पड़ा है, कहाँ से कौन सा उपयोग करें। 2-2 महीने सारा ठप हो गया, तो आज उनके पास वेतन देने की स्थिति नहीं। तो ये 2 रुपये किलो अनाज, ये बाकी सब जो परावलंबन चल रहा था, ये अब नहीं चल पाएगा। हम लोगों ने गीत दिया था, नारा दिया था, स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। तो ये वास्तव में मूल में लाना पड़ेगा। हमारी गुलामी की जो मानसिकता, ये पूरी तरह से ख़त्म करनी पड़ेगी। ईश्वर ने बहुत, ये जो सारा अभी बहुत परेशानी का समय तो निश्चित चल रहा है, लेकिन ये ईश्वर का बनाया हुआ है। हम लोग ईश्वर पर श्रद्धा विश्वास करने वाले हैं। ये सारी जो स्थितियाँ हैं हमारे लिए वरदान रूप में आएंगी, क्योंकि लगभग 1.25 से 1,500 वर्ष हमें बहुत चला गया भारत को। हमारे ऊपर तरह तरह के आक्रमण हुए। अब हमको कोई उसका उत्तर देना है या उसका प्रत्युत्तर देना, ऐसा नहीं। हमको रचनात्मक पक्ष खड़ा करके, क्योंकि भारत को दुनिया देखती है, वो विश्व गुरु के स्थान पर देखती है। भारत से कोई शाश्वत संदेश आज जब पूरा विश्व करा रहा है, हमारे 6 लाख से ज़्यादा गाँव में आप ये देख सकते हैं कि इस बीमारी का प्रकोप नगण्य है। नहीं तो 6.25 लाख गाँव में आप एक भी व्यक्ति पकड़ कर आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने रोगी देश में। लेकिन वहाँ पर जिसको बोलते हैं 0.001 से भी कोई नीचे, यानी कोई गिनती नहीं। ये केवल ईश्वर की कृपा और हमारी रहन सहन, हमारी पद्धति, जो भारतीय पद्धति, जो कि भारत गांव में बसता है, गांव हमारी आत्मा है, उस जीवन की तरफ हम जाएंगे तो वास्तविक जीवन। आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर वो सारा रोबोटिक जिसको बोलेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं चल सकती। पश्चिम और सारा यूरोप से लेकर जो करा रहे हैं, इस भीषण त्रासदी को सब लोगों ने समझना चाहिए कि वो पश्चिम का जीवन वो जैसे ढह गया है। सारा उनका जो, जैसे बहुत कुछ उन्होंने बसाया था, आज के 10-12 साल पहले भी हमने देखा कि बहुत बड़ी जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन, पूरी आर्थिक संकट खड़ा हुआ, ये सब वहीं पर आ रहे हैं। हम इन भीषण त्रासदी को झेल पा रहे हैं, तो ये हमारी सुदृढ़ आंतरिक व्यवस्था रही है। हम बूंद बूंद से सागर भरने वाले मितव्ययी जीवन पद्धति वाले
तो पहला काम कृषि का है, दूसरा काम इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमको हमारे किसान बंधु ग्रामीण लोगों की स्वास्थ्य की भी चिंता करनी है। ये पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा, अभी मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये गौमूत्र का अर्क है, इसके हमने लगभग 5 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट लिए। ये गौमूत्र का कीट नियंत्रक है, इसके पेटेंट्स लिए हैं। अब ये गौमूत्र अर्क है, ये ध्यान में आया कि इसके एंटीऑक्सीडेंट्स, इम्यूनोमॉड्यूलेशन, तरह तरह के इतने विशेष गुणधर्म हैं, और ये ऐसे बहुत सारे विषाणु, इनको ख़त्म करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्षारीय तत्व होता है जिसको अल्कलाइन मीडिया बोलते हैं। आजकल आपने देखा कि अल्कलाइन वाटर या बहुत सारी परंपराएं पश्चिम से आने लगी, क्योंकि कैंसर से लेकर बहुत सारे जो विषाणु, जीवाणु जो सामान्यतः अम्लीय स्थिति में जीवित रहते हैं, तो ध्यान में आया कि हमारे गोलकिया जी ने और अच्छे वैज्ञानिक रामस्वरूप जी चौहान, इन लोगों ने काम किया इस गौमूत्र से। इस तरह के ये हमने जब चिकनगुनिया का, सार्स का या स्वाइन फ्लू का, उसमें भी देखा, इसके प्रयोग से उन सबको ख़त्म करने की क्षमताएं, तो ये अद्भुत है। ये आयुर्वेद की चरक संहिता शुश्रूषा पर इनका वर्णन है। इसके साथ साथ गौमूत्र के आसव, इसमें हरडे चूर्ण, मंजन, बहुत सारी चीज़ें, लगभग 50-60 उत्पादन सैकड़ों गौशालाएं देश में बना रही है, और ये किसान के घर पे बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। आज हम जब हमारे यहाँ प्रशिक्षण को किसान आते हैं, या हम लोग कहीं गाँव में, कहीं देश भर के अन्य प्रांतों में जाते हैं, तो ध्यान में आता है कि सामान्य 500,000 से लेकर 10-10 हज़ार रुपये तक किसान के परिवार का चिकित्सा पर मासिक खर्च हो रहा है, त्रस्त है। जब हम बंगाल में ये सब काम कर रहे हैं, गोसेवा परिवार की टीम, तो वहाँ पर ध्यान में आया कि गौमूत्र पान करने से उनको बताया कि उबाल के ठंडा करके लीजिए या छान कर लीजिए, तो किसान इतने आनंदित हो गए कि जिनके 5-5, 10-10 वर्ष के रोग ठीक होने लग गए, और वो गौमूत्र उनके लिए संजीवनी बूटी के रूप में, वरदान के रूप में काम करने लगा। आज वो किसान सैकड़ों गाँव में उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके जटिल से जटिलतम रोग ठीक हो गए, उनका चिकित्सा का खर्च शून्य पर आ गया। तो ये पंचगव्य चिकित्सा पद्धति जो हमने विस्तार से इस पर काम किया, इसको घर घर तक ले जाना है। इसकी हमने कई भाषाओं में पुस्तकें छपाई। ये हमारी पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा, ये 12 भाषा में छप गई, क्योंकि हमने नारा दिया था, घर घर गाय, ग्राम ग्राम गौशाला, हमारी निरोगशाला। ये हमारी पद्धति रही है। चिकित्सा या आरोग्य की जिसकी हम बात करें, मानव के 7 सुखों में पहला सुख है। अभी पूरे विश्व का आरोग्य संकट में है। तरह तरह की बात होती है कि लाइफस्टाइल डिसीज से लेकर और कई तरह की समस्याएं। पश्चिम का भीषण आसुरी आतंक, उनका नारा रहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ताकतवर को जीने का, बाकी सबको मरने का अधिकार है। ये सब यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। भारत के देशवासियों, भारत की तरफ सबको जीने का अधिकार है। हम बोलते हैं सबका भला हो, विश्व बंधुत्व की, विश्व कल्याण की बात भारत करता है, वो करता नहीं है, वो अमल में लाता है। आज इतने हज़ारों लाखों श्रमिक, बहुत जगह पर राज्य सरकारें निष्फल या समस्या से ग्रस्त, उनको रास्तों में भोजन से लेकर ये सारा समाज कर रहा है, क्योंकि हमारा सेवा का भाव रहा है। और हम विश्व को भी ये संजीवनी हमारी तरफ से, और ख़ास करके चूँकि आप लोग सब पशु चिकित्सा महासंघ वाले हैं, क्योंकि मैं काद्यान जी से जब भी मिलता हूँ, मेरी बातचीत होती है, भारतीय देशी गोवंश विदेशों में 50 से ज़्यादा देश में 100 करोड़ के आसपास संख्या। हमारे मोरेश्वर जी जोशी इस पर विशेष अभ्यास कर रहे हैं, और भारत में ये कचरा, धूल, मिट्टी, प्लास्टिक पता नहीं क्या खाने को मजबूर है। ये गोवंश की दशा यदि हमने नहीं सुधारी, वेदों में बहुत सारे वाक्य हैं, हमारे समाज की, देश की दशा हम कभी नहीं सुधार सकते। तो हमको गोवंश के बारे में पूरी चिंता करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ परंपरा थी, हम रोज नित्य गौ सेवा से कार्य शुरू करते थे। हम लोग इस पर जब बहुत सारे वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं कि हमारे यहाँ परंपरा थी गोवंश को कुछ खाना खिलाना, कुछ गोग्रास देना। ऐसा बताया गया शास्त्रों में कि सबसे जब पहले सुबह गाय के दर्शन होते हैं तो सारे पाप नष्ट होते हैं। गाय की परिक्रमा सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा। आपको एक प्रयोग जो पूरे देश में आप, और हमने तो ये लगभग 25 वर्षों ज़्यादा हम कर रहे हैं कि गाय को, देशी गाय को सहलाइए, तो ध्यान में आता है कि रक्तचाप नियंत्रित होता है। ये सबके वैज्ञानिक शोध भी हम कर रहे हैं, क्योंकि गोवंश जो देने देता है तो उसके आसपास में बहुत ज़बरदस्त वायुमंडल, जिसको हम आभामंडल बोल सकते हैं, तो इसका भी अभ्यास किया कि जब उसकी परिक्रमा करते हैं तो व्यक्ति का ऑरा या आभामंडल प्रदीप्त हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये गोवंश का विषय रहा है, ये हमारे समाज का विषय था। और इसमें बहुत सूक्ष्म बातें आप लोगों को, क्योंकि आज पूरा देश इसको थोड़ा सुन रहा है, तो थोड़ा आप बारीकी से सुनिए, क्योंकि अब चिंतन की बात जब आ रही है। हमारे यहाँ संकरीकरण, ये पश्चिम से आया हुआ अभिशाप, बहुत लोगों ने इसको भी अपना लिया, जर्सी ऑस्ट्रिचन या वहाँ से सांड लिया है। अब उनका वीर्य लेकर ये जो प्रत्यारोपित करने का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसको बोला कृत्रिम रेतन,
मुजफ्फरपुर से किसान और बिहार के सरकार से हमारे यहाँ इस साल लगभग 900 के आसपास किसान डेवलपर आए, तो उन्होंने बताया नवंबर में कि वो विदेशी सांड ने भैंस से संसर्ग किया, गाभन गाय से भी, यानी एक प्रकार से व्यभिचार किया। बड़ा खतरनाक स्थिति। तो हमको ध्यान में आया कि ये जो भारत में ये समस्याएं आ रही है, तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन वाली स्थिति है। कई पशु चिकित्सकों से बात हुई तो बोले ये वास्तव में अप्राकृतिक और ये बहुत पूरे देश में देखा जा रहा है। तो आप सब गहराई से देखें कि जो भी पश्चिम ने दिया है, जो हमने आंख बंद करके अपना लिया, ये सबको तत्काल रोकना पड़ेगा। हमारी दूरदृष्टि विकसित करनी पड़ेगी। और अब जिसको बोलते हैं पवित्रता से, कि हमारे मंत्री क्या बोल रहे हैं, मेरा ऊपर का अधिकारी क्या बोल रहा है, यदि हम केवल उनकी बात सुनेंगे और कोई भी टीकाकरण और कुछ भी काम करते जाएंगे। अभी आपने देखा कि एनडीडीबी ने बहुत बढ़िया श्रेष्ठ काम, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने, कि जो उसको नाम दिया वेटरनरी आयुर्वेद, पारंपरिक पशु चिकित्सा। हमारे यहाँ देश में शालिहोत्र हैं जो पारंपरिक पशु चिकित्सा का धनी रहे हैं, पहले विश्व के पशु चिकित्सा। हम लोगों ने देवलापार में जब खुरी का रोग, खुर पका मुँह पका, फुट एंड माउथ डिसीज, तो हमने धुआं किया, क्योंकि वो भी एक वायरल इन्फेक्शन जैसा है। तो ध्यान में आया कि धुएं से उसका प्रकोप रुका। फिर उसके ऊपर गोमूत्र अर्क, ये जो है ये बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यानी विषाणु जीवाणु कीटाणु नाशक है, तो इसके से जख्म धोया और जात्यधिकृत या गंधकृत लगाया। पूरी तरह से एफएमडी को कंट्रोल किया। ये काम वो, क्योंकि वहाँ पर एमडीआर के एएमआर के केसेस बढ़ रहे थे पशुओं में, तो उन्होंने वेटरनरी आयुर्वेद राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने हमारे प्रशिक्षण भेजे। तो आज पश्चिम की व्यवस्था से तो ये सब खतरनाक मनुष्य में आ रही है, सारे पशु पक्षी प्राणियों में आ रहे हैं। अब हमको आयुर्वेद थक हार कर अपनाना पड़ रहा है। थोड़ा मोह नहीं जा रहा है, लोगों को लगा कि दूध ही खाली उत्पादन की बात है, अन्यथा वो गोवंश खाली है। और दुर्भाग्य से पशु चिकित्सक या भारत की व्यवस्था बोल रही थी ये गोवंश जो खाली है अनप्रोडक्टिव, फिट फॉर स्लॉटर, फिट फॉर कलिंग। ये भारत में भाषा भी नहीं चल सकती, और ये भाषा तत्काल बंद करिए। अभी हम लोग जिस आयोग में हैं, अभी हमको बोलते हैं, हमारे बहुत सारे माननीय योगी जी से लेकर बहुत सारे मुख्यमंत्री जी की ड्राई कैटल मैनेजमेंट, बिना दूध के गोवंश से क्या विकास कर सकते हैं। मैं देवलापार की कोई उसकी बखान करने की बात नहीं, इस समय वहाँ पर 750 के आसपास गोवंश है। एक चंद्रपुर में हमारी शाखा है, वहाँ पर 150 के आसपास। 950 बिना दूध का गोवंश 150 लोगों को निरंतर रोजगार देता है, और बिना सरकारी अनुदान के। और ऐसी सैकड़ों गौशाला देश भर में दिखा सकते हैं जो नए प्रोजेक्ट प्रकल्प खड़े हो गए, वो बिना दूध के गोवंश से विकास कर रहे हैं। तो गोवंश कभी अनप्रोडक्टिव या फिट फॉर स्लॉटर की बात ये कभी नहीं होती। आपने ये सोचना है, ये गोवंश जब भारत की दिशा तय करेगा, भारत का भविष्य तय करेगा, तब भारत सोने की चिड़िया सुजलाम सुफलाम होगी। ये जो भ्रांतियाँ हमारे समाज में आ गई है, ये केवल कमरों में बैठकर, या जैसे बोलते पंच सितारा होटल जैसी या कोई ऐसी विकृति आ गई कि बस आलीशान कमरों में उसके अंदर कोई निर्णय ले रहे और देश को गुमराह कर रहे। ये स्थितियाँ बदलनी पड़ेगी। आने वाला समय भारतीय शिक्षा का रहेगा। भारतीय शिक्षा पद्धति में हमको आमूलाग्र बदलाव करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में हम क्या देंगे और शहरी क्षेत्र में। आज सब ये जो पूरा तांडव नृत्य है, आजकल ये सब जो आपने देखा कि दूरसंचार की क्रांति, बहुत लोग ये मोबाइल और उसके बाद फिर व्हाट्सएप और या कुछ बहुत सारी जो आजकल, ठीक है संचार क्रांति है, लेकिन समाज जैसे इसमें घुल मिलकर यह स्थिति में है कि लोग घंटों इसमें बर्बाद कर रहे हैं। उनको प्रत्यक्ष कार्य करने की प्रेरणा ये नहीं जाग रही, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति बिगड़ गई है। तो हमको प्रत्यक्ष कार्य की प्रेरणा, हमारे लोग कर्मठ होते थे, कर्मयोगी होते थे, ये सारी चीज़ें हम नहीं कर रहे, ये करवानी पड़ेगी। भारत को भारत के ज़बरदस्त महत्वपूर्ण जो हमारा स्वरूप रहा है, उस स्वरूप में आना पड़ेगा। और उसके लिए प्रत्येक का कार्यकर्ता रूप में कार्य करने की, और इसमें कोई प्रकार का भेदभाव या कोई एक गोवंश का विषय, कोई वर्ग विशेष का है, कोई धर्म विशेष का, ये मानवता का, इस सृष्टि का, क्योंकि गो विज्ञान का मतलब होता है सृष्टि संतुलन का विज्ञान। और इसमें चूँकि अब पशु चिकित्सक सब घर में हैं, और आपको बता दें कि आज हम 2 तारीख को बात कर रहे हैं, अभी कल ही गृह मंत्रालय जैसे आ गया संदेश कि फिर से 15 दिन आप ताले में बंद हैं, यानी अब आप चिंतन को मजबूर हैं। तो थोड़ा अपने आप के अंदर भीतर झाँकिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने का विचार करिए, क्योंकि हमारा स्वभाव देने का रहा है। आज तो जैसे हम वो सत्यनारायण की आरती करते हैं तो हम बोलते हैं 13 तुझको अर्पण। अब दुर्भाग्य से शासकीय व्यवस्था है तो 13 मुझको अर्पण ऐसा चल रहा है कि कौन सा है, 13 वाली बात भूल गए। तो अब थोड़ा समाज के लिए, अन्य लोगों के लिए कुछ करना है और करते ही जाना। और वो देने में जो आनंद जिसको भी रहता है,
वो उसको पता रहता है कि वो लेने से बहुत ज़्यादा कई गुना रहता है। तो पशु चिकित्सक, उनको हम पशु चिकित्सक क्योंकि ये नाम पड़ गया है, हम तो उसको गोवंश से लेकर हमारे पारंपरिक जो अलग अलग हमारी प्राणियाँ प्रजातियाँ जो हैं, क्योंकि यहीं से संवेदनशीलता शुरू होती है। अन्यथा समाज असंवेदनशील या जिसको बोलते हैं इनसेंसिटिव सोसाइटीज़, तो ये सब जो हो रहा है, ये मानवीय संवेदनाएं फिर से जगानी पड़ेगी और गोवंश के प्रति और इसकी हर नस्ल का संरक्षण संवर्धन हर प्रांत में करते हुए सर्वप्रथम, क्योंकि कृषि हमारा आधार है और कृषि के माध्यम से गौशालाएं तो आदर्श प्रशिक्षण केंद्र, मार्गदर्शन केंद्र के रूप में, इसलिए बार बार हम जब पशु चिकित्सक महासंघ की बात करते हैं तो उनको चयनित गौशालाएं और हमारा आपस में नेटवर्किंग कि जो गौशालाएं थोड़ी प्रगति की तरफ कुछ आगे बढ़ रही है, कुछ प्रयास कर रहे हैं, वो व्यक्तिगत होंगे, संस्थागत होंगे, संगठन के अंतर्गत, उन लोगों को आपस में तालमेल बिठाकर, जुड़कर, आपस में समन्वय साध कर, ये क्रांति का कार्य, जैसे हमने जब विश्व गौ सम्मेलन 2007 में किया रामचंद्रपुर मठ, जहाँ पर 32 से ज़्यादा अच्छी नस्लों का पालन हो रहा है, फिर विश्व मंगल यात्रा की, फिर अन्य बहुत सारे कार्य, तो इन सब में ये ध्यान में आए कि हर नस्ल का हमको स्थानीय स्तर पर संरक्षण करते हुए और वहाँ पर उस नस्ल की महत्ता, उस नस्ल की जो गुणधर्म है और उनकी प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य और गौशालाएं वहीं पर स्वावलंबी होकर, जब हमारे यहाँ 5000 के आसपास गौशाला लेती है, 100 गाँव लेती है, तो हम 5 लाख से ज़्यादा गांव तो वैसे ही स्वावलंबन की तरफ बढ़ सकते हैं। अभी हमने सामान्य स्थिति में लक्ष्य रखा है कि हम आने वाले 3 वर्ष में 1.5 लाख से ज़्यादा गांव, ये लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि हमारे पास इतने बड़े संगठन हैं। जैसे एकल विद्यालय हमारा लगभग 1 लाख गाँव में कार्यरत है, हमारी गौसेवा परिवार की टीम है, गौरक्षा की टीम है, ग्राम विकास की है, गायत्री परिवार, उनका लक्ष्य है कि उनके पास 5000 से ज़्यादा शक्तिपीठ है, बोले 24 गाँव प्रति शक्तिपीठ परम पूज्य गुरुदेव श्री राम जी शर्मा जी बोलकर गए, तो 1,20,000 का उनको करना है। आर्टोलिंग श्री रविशंकर जी से, पूज्य गुरु जी से हमारे बीच में भेंट होती है, उनका पूरा लक्ष्य इस पर रहता है। तो ऐसे ही इस्कॉन से लेकर हमारे बड़े बड़े अच्छे संगठन जैसे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है और तरह तरह के ज्योति जागृति संस्थान और बहुत तरह के छोटे बड़े स्वाध्याय परिवार से लेके अभी हमारे यहाँ वेद वासुदेव प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में, तो ये सारे संगठन बहुत पवित्र भाव से, तो ये क्रांति में समाज जब तक शामिल नहीं होगा और समाज को इसमें कुछ, जैसे बोलते हैं तन मन धन, कुछ न कुछ सहयोग हमको करना पड़ेगा, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और हमको पहल करनी पड़ेगी। आज तो ऐसा हो गया कि मैं मुंह खोल के रखूँगा, मुख्यमंत्री आगे मेरे कुछ खाना खिलाएंगे, ये जो इतना खतरनाक परावलंबन ऐसा पहुँच चुका है घर घर तक, ये पूरी तरह से हटाना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब मन की बात पिछले सप्ताह जब बोल रहे थे तो उन्होंने स्वावलंबन की बात, और जब परम पूज्य सरसन चालक जी ने गो आधारित कुछ बातचीत उन्होंने की, तो ये सब स्पष्ट संकेत है कि स्वावलंबन बिना गोवंश के, क्योंकि हमने जब गोधन या कामधेनु बोला है तो बोला नहीं है, वो चरितार्थ है और चरितार्थ हमको करना है और स्थानों स्थानों पर करना है, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश हमारा, अन्यथा जैसे वो गोवंश जो छूटा गोवंश या इस तरह की समस्याएं जब आती है, अभी जब कुछ पत्रिकाओं ने ऐसा दिखा कि गोवंश क्या कर रहा है, मैं कुछ चित्र बताता हूँ तो, क्योंकि समय की जो मर्यादा रहती है। अब ये किसान का चित्र है, 1.6 एकड़ वाला किसान है, ये 2004 तक रासायनिक खेती कर रहा था, अब जैविक खेती कर रहा है। उस समय जब रासायनिक कर रहा था 800-900 रुपये महीने का कमा रहा था, अब 5-6 हज़ार रुपये कमा रहा है। ये हमने संसदीय समिति के सामने विषय रखा। अभी ये आंध्र प्रदेश में नागरत्न नायडू है, अब इसके खेत में पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं, 11 एकड़ में धान लेता है, 5.5 से 6 टन तक धान प्रति एकड़ ले लेता है, आप इसका धान देख सकते हैं। तो ये सब काम सामान्य से सामान्य किसान कर रहे हैं। इस तरह के आदर्श उदाहरण हमको समाज में लाने पड़ेंगे और इसके साथ साथ जो किसान, अन्यथा जो स्थितियां बिगड़ गई थी, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि लोगों ने गोवंश को तार की बाड़ लगा के ये गोवंश नहीं आना चाहिए, इस तरह की स्थितियां, और दूसरी तरफ पश्चिम से संदेश आ रहा है कि सेव लाइवस्टॉक ब्रीड्स, ये इसको बचा लो तो ये सारा पर्यावरण से लेकर सारा कुछ बच जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट है अपने आप में, ये हमको करना है, हमको करवाना है, क्योंकि हम जब समग्रता से विचार करेंगे, अंग्रेजी सोच चिंतन, रिडक्शनिस्ट थॉट जिसको बोलते हैं, विभक्त चिंतन, खंडित सोच, आज उन्होंने होलिस्टिक मेडिसिन, इंटीग्रेटेड मेडिसिन ये अपना लिया। भारत की अच्छाइयों को वो पकड़ रहे हैं, वो गायत्री मंत्र पर शोध करेंगे, वो अपने यहाँ मंत्रोच्चार से कुछ शुरुआत करेंगे, वो अपने यहाँ गंगा जल बुलाएंगे या गौमूत्र से पवित्रीकरण करेंगे। हमारे यहाँ ये सब चीज़ों को दुर्भाग्य से लोग, कुछ चंद लोग, अभी कुछ बताने में मुझे
पंचगव्य पर रिसर्च की बात आई। गौमूत्र अर्क के इसके 5 से ज़्यादा पेटेंट है। ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी से लेके इतना, इसने कम से कम 8 से 10 हज़ार कैंसर रोगी ठीक किए, जिसके हमारे पास बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं, प्री और पोस्ट रिपोर्ट्स। इस पर इतना विस्तार से कार्य हुआ। 500 से ज़्यादा वैज्ञानिक भारत सरकार को लिख रहे हैं कि गोबर गौमूत्र या पंचगव्य का काम बेकार है या इस पर नहीं होना चाहिए। मैं चुनौती देता हूँ, यदि वो वैज्ञानिक सुन रहे हैं, आपसे कोई परिचित होंगे तो सीधे या तो मैसेज इसको 1 to 1 या फिर सीधे हम उनको दस्तावेज दें, या फिर अपने वैज्ञानिक होने का दम वो हटा दें या अपना त्याग पत्र दे दें। यदि उनको आज से भोजन बंद कर दें, और नहीं तो फिर केवल जहाँ पर केमिकल का खाना हो रहा है, रासायनिक यूरिया फास्फेट DAP कीटनाशक का, वही खाएं, गोबर गौमूत्र वाला खाना नहीं खाएं वो। और जब ये कोरोना या ऐसी खतरनाक जिसे चिकनगुनिया है, अभी हम कोरोना में बता दूं कि कोरोना वाले भी बहुत से रोगियों को हम गौमूत्र दे रहे हैं, क्योंकि भारत ये क्रांतिकारियों का देश रहा है। ये किसी अंग्रेजपंथी सरकारियों के अधिकारियों के बीच में चंगुल में फंसने वाला देश नहीं है। ये अपनी विशाल सोच रखता है, इसके पीछे बड़ा शाश्वत चिंतन है। हमको क्रांति दूत बनना है। ये जो चंद 200-400 वैज्ञानिक 130 करोड़ को यदि कुछ ऐसा गुमराह करेंगे या दिशाहीन करेंगे, तो ये अब देश में नहीं चलने वाला। हम लोगों को कमर कस के ये सब चीज़ों में बड़ी स्पष्टता लाकर कि हमारा जो इतना, और इसके ऊपर इतना काम हुआ है, गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने इतने विस्तार से रिसर्च किया है। ये हमारी अनुसंधान की पुस्तक है, आप देख सकते हैं कि इसमें कितना विस्तार से रिसर्च की बात है, रिसर्च एक्टिविटीज़। अब ये जो सब चीज़ें हैं, ये कोई डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जी का उल्लेख करना पड़ेगा, डॉक्टर मुरली मनोज जोशी, अब हर्षवर्धन जी ध्यान दे रहे हैं कि एक के बाद एक CSR के द्वारा कोई पेटेंट्स हमने, हमारी संस्था ने नहीं, सब भारत सरकार से करवाए हैं, सब मल्टी लोकेशनल्स का ही विश्वविद्यालय के साथ हमारा MOU उसका अनुबंध है। तो ये सारी चीज़ें कोई कल्पना लोक में नहीं चल रही है, और धरती पर जिसको साकार करना, लैब टू लैंड हम बोल रहे, डिसेमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब हो रहा है। जरा खुली नज़रों से देखिए, और इसको जब अपनाएंगे तो इसका आनंद मिलेगा, ध्यान में आएगा। और ये जो हमारी जिसको सक्सेस स्टोरी, सफलता की कहानियाँ, ये हर प्रांत में, अरुणाचल तक आप देख सकते हैं। जब हम जैविक खेती की मैं बात कर रहा हूँ तो अरुणाचल में अबली ऑर्गेनिक टी आती, ये बात लगभग मैं 15-16 वर्ष की कर रहा हूँ। गुवाहाटी की गौशाला, वहाँ से परशुराम जी हमारे ट्रेनिंग को आते थे, और जब वो प्रशिक्षण लेकर गए तो मुझे वहाँ से फ़ोन आने लगी कि अबली ऑर्गेनिक टीम ने अपनी वेबसाइट पर गो विज्ञान का सारा विस्तार से डाल दिया, क्योंकि अपने यहाँ वो जैविक चाय के लिए उन्होंने यहाँ के कीट नियंत्रक, यहाँ के अमृत पानी, क्योंकि ये जो कीट नियंत्रक है गौमूत्र का, ये फसलों की वृद्धि से लेके बहुत बड़े प्रमाण में फफूंदनाशी है, और इसमें फिनॉल कंटेंट से बहुत सारी चीज़ें बढ़ती है। अभी हमने एक वृद्धि संवर्धक बनाया, जैसे हमने बंसीगिर गौशाला से अभी गो अमृतम बनाया। तो ये सारी चीज़ें बड़ी शाश्वत है, इसके परिणाम, और इसके साथ खास करके हमारी जो फसलों में पौष्टिकता बढ़ रही है, न्यूट्रिएंट विटामिन एनरिचमेंट बढ़ रहा है। जैसे हमने चावल लिया, अब हम जय श्री राम नाम का चावल देवलापार में ले रहे हैं, तो उसका अभ्यास IICT हैदराबाद में हुआ, तो एंटी डायबिटिक है, एंटी कैंसर है। अभी हम बहुत सारी अन्य फसलों का भी विश्लेषण का प्रयास वो सारा लगातार चल रहा है। तो इसमें जो गुणवत्ता गुणधर्म आ रहे हैं, जो विदेशी फसलों में बिल्कुल नहीं है, तो यह विदेशी बीज में नहीं है। तो हमको ये सारी चीज़ों को समग्रता से लेते हुए इसके अभ्यास को, इसके साहित्य को, क्योंकि मैं जिस केंद्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, कल का हमको पता नहीं होता। गो विज्ञान अनुसंधान के विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित है। हम लोग जैसे रोज़ खाओ रोज़ बचाओ, कोई कोष, क्योंकि समाज के कुछ विशेष जो चिंता करने वाले वो सब ध्यान देते हैं, वो सब इसमें आगे बढ़ते हैं, और जिनको चिंता है, जिनको देश की, समाज की, तो ऐसे हमको केंद्र देश भर में कोने कोने में खड़े करने पड़ेंगे, हर राज्य में, फिर हर जिले में हो तो बहुत अच्छा। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में निश्चित रूप से स्वावलंबन का संदेश, एक जिसको बोलते हैं आत्मविश्वास का, क्योंकि हमारे किसानों को आत्मसम्मान की तरफ ले जाना है। आज वो परेशान है, त्रस्त है, बहुत भीषण स्थितियों में, या जैसे बोलते हैं कि एकदम जो निराशा की या उदासीनता की स्थिति, इससे बाहर लाना पड़ेगा। और दूसरा आगे जाके कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, कि वो सोचते हैं मुझे कोई कभी विदेशी या संकरित बीज बता देता है, कभी विदेशी गोमूत्र बता देता है, कभी रासायनिक खेती की बात, कभी मिश्र खेती की बात। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये भूल भुलैया है, इससे बाहर निकलना। इसलिए हमको सुनिश्चित होना पड़ेगा, और हम फिर जो देश को, समाज को दिशा देने वाले, वो सुनिश्चित दिशा में इस समाज को ले जा सकें। तो ये बहुत ज़्यादा महत्व का है। और चूँकि आज हम लोग पहली बार इस तरह का आपके चैनल में बातचीत कर रहे, ये किसानों को समर्पित रहे, हिंदी में, क्योंकि राष्ट्रभाषा है, लेकिन हमारे बहुत सारे प्रांत वाले, क्योंकि जैसे मैं तमिलनाडु जाता हूँ तो वहाँ बोलना पड़ता है तमिल तिरियाडे, आंध्र में जाते तेलुगु में तो नाकू तेलुगु रागू, क्योंकि इससे आगे हम नहीं जान सकते। तो मलयालम तो और बहुत मुश्किल है, कन्नड़ में कन्नड़ गोतिला इतने बोल देते, या बंगाल की बात आती है तो हम बोलते हैं हमें बंगला जानी ना। तो अब सब भाषा वालों को उनकी भाषा बताना पड़ेगा। ग्रामीण व्यक्ति उसको कब अंग्रेजी में, आप देखेंगे आज हमारी कृषि अनुसंधान परिषद है,
केंद्रीय वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, और फिर हमारी आयुर्विज्ञान परिषद जिसको ICMR बोलते हैं, ये सबका अंग्रेजी में साहित्य किसके पल्ले पड़ने वाला है? हमारे बहुत सारे गोवंश के एक राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो है, ये बोलते हैं हमने मोनोग्राफ सीरीज बनाई गोवंश के बारे में, नस्लों की किताबें क्या अंग्रेजी में छपाई है। हमने पूछा उनके निदेशक जी को कि आपकी अंग्रेजी पुस्तक पढ़कर कौन गौपालन करेगा और कौन सा गोपालक आपकी अंग्रेजी पुस्तक पढ़ सकता है, तो चुप हो गए, कुछ नहीं बोलता सकते। तो हमारी ये विसंगति जो चल रही है, असंगत, मिसमैच दूर करना पड़ेगा हमको। समाज के साथ समाज की नाड़ी पकड़नी पड़ेगी, समाज के साथ जैसे बोलते हैं कदम से कदम मिलाकर, धरती पर पांव रखकर। हम बोलते हैं लैब टू लैंड या हम डाउन टू अर्थ की बात करें तो हमको ज़मीनी स्तर पर और ज़मीनी स्तर पर साकार होने वाले और शाश्वत व्यवस्थाएं, अल्पकालिक शॉर्ट टर्म गेंस वाली बिल्कुल नहीं चलेगी, लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना पड़ेगा, दूरदृष्टि की बात। ये सारी चीज़ें गोवंश के माध्यम से आती हैं। गोवंश क्योंकि इस समय समाज को जाने अनजाने बहुत लोग थोड़ा आनंद भी, क्योंकि ऐसा बंदी कभी आती नहीं, निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण या जिसको बोलते हैं जो हमारा अंतिम वर्ग परेशान है, लेकिन लोगों को लगा कि हाँ ये छूट मिल गई है कम से कम, तो थोड़ा सोचने को वक्त मिल गया, ठहर गया है समाज। तो इसमें स्वामी विवेकानंद जी का संदेश जो हमको पूरे हमारे मस्तक पर लिख लेना है, मैं उसी को महात्मा कहता हूँ जिसका हृदय गरीबों के लिए रोता है, अन्यथा वो दुरात्मा है। हमारे संघ के ज्येष्ठ प्रचारक माननीय मोरोपंत जी पिंगले थे, उन्होंने बोला था गाय हमें तारेगी। गोलवलकर जी गुरुजी थे, उन्होंने 1952 में बोला था गाय हमें एकत्र ला सकती है। तो ये सब शाश्वत ब्रह्म सूत्र हैं, ब्रह्म वाक्य हैं। ये संदेशों को अमल में लाना पड़ेगा, इनको नीचे घर घर तक ले जाना पड़ेगा और ये चरितार्थ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बातचीत से या बातों के जमा खर्च दुनिया नहीं चलती। तो ये सब संदेश की बहुत ज़्यादा समय का अतिक्रमण ठीक नहीं रहेगा। तो आज आप लोगों ने समय दिया, ये क्रम हम निश्चित रूप से आगे भी चलाते रहें, लेकिन जितने लोग इसको सुन रहे हैं उनसे प्रार्थना रहेगी कि भारत ये वीरों का, कर्मवीरों का, पुरुषार्थियों का देश रहा है, इसको फिर से उसी जिसको बोलते हैं कि विशाल रूप में और बहुत विस्तृत सोच वाले, एक मजबूत जो अपने आप में सार्वभौमिक सत्ता का और एक सोने की चिड़िया कहलाने वाला, तो उस स्थिति में फिर से स्थापित कर सकें हम। तो हम सब मिलकर ये प्रयास करें। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।